Done. Done? Yes. Okay. ओम शांति। हिंदी वेबिनार्स की इस वीकली श्रृंखला में आप सबका फिर से स्वागत है। हम लोग कई वर्षों से राजयोग का प्रयोग कर रहे हैं और हमने बहुत से शारीरिक और मानसिक लाभ भी उठाए हैं। आज हम राजयोग को स्वास्थ्य के साथ जोड़ते हुए एक और पहलू से देखेंगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच आज राजयोगी डॉक्टर गिरीश पटेल उपस्थित हैं। डॉक्टर गिरीश पटेल 43 इयर्स से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और लगभग 26 वर्षों से मुंबई में साइकोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप मेडिकल ग्रेजुएट हैं और आपने पीजी डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ किया है और साइकोथेरेपी में पीएचडी भी किया है। आपने 1993 में गोल्ड मेडल लिया और आपको मुंबई के खार जिम खाना से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स पोलैंड ने आपको सेंटिनरी मेडल से सुशोभित किया है और दुबई पुलिस ने शील्ड ऑफ ऑनर आपको प्रदान किया है। रोटरी क्लब ने भी रोटरी सर्विस अवार्ड से आपको सुशोभित किया है। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारी उपलब्धियां डॉक्टर गिरीश पटेल ने पाई हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज वो हमारे बीच हैं। देश विदेश में 7,000 से ज्यादा लोगों को आपने स्वास्थ्य और आध्यात्मिक लाभ पहुंचाया है अपने लेक्चर्स के जरिए। तो आस्था टीवी, सी टीवी पर भी आपने सेवा दी है। तो हम अब बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए हम माइक डॉक्टर गिरीश पटेल को ही सौंपते हैं और आज की चर्चा का विषय है राजयोग और स्वास्थ्य के नए आयाम, जिसमें डॉक्टर गिरीश पटेल आपको टॉक देंगे और 35 से 40 मिनट की लगभग टॉक होगी। फिर वो एक विजुअलाइजेशन कमेंट्री हमें देंगे और उसके बाद आप सबको क्वेश्चन आंसर पूछने का अवसर मिलेगा। तो आपसे अनुरोध है कि जब डॉक्टर गिरीश हमें टॉक दे रहे हों उस समय पर आप क्वेश्चंस भेज दीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस बाद में पहुंचते हैं तो हम पूछ नहीं पाते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप उसी समय पूछिए और अगर कोई क्वेश्चन आपको मेडिटेशन से रिलेटेड होगा तो वो भले आप उसके बाद पूछ सकते हैं मेडिटेशन के बाद। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर गिरीश पटेल आपका, जो आप हमारे बीच आए हैं और आपका समय और ना खराब करते हुए मैं आपको स्टेज सौंपती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। सभी सुन रहे हैं? सभी को सुनाई देता है? देखिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं कि सुनाई दे रहा है परंतु शायद हम सुन नहीं रहे, क्योंकि सुनना भी एक कला है। तो एक तो पूरा ध्यान देना है और अगर अच्छे से सुनना है, इन चीजों को इंटरनलाइज करना है, तो एक अच्छा सा तरीका है कि इससे पहले क्या बोला था उसके बारे में भी सोचिए, तो आपका पूरा फोकस वहां पर है। इन चीजों को फील भी करिए। जो मैं आपको बताऊंगा उसमें बहुत सारी चीजें नहीं होगी, तो आप फील करेंगे तो भी इसका जो पूरा फायदा है वो आप ज्यादा फायदा ले पाएंगे। जीवन में मैंने काफी सोचा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर देखी जाए, अगर दो बातों पर सोचे, तो वो है
मन की शांति और स्वास्थ्य। अगर किसी के पास मन की शांति और स्वास्थ्य दो चीजें है तो और कुछ न मिले तो भी वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। आज हम स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करेंगे और स्वास्थ्य के विषय में बहुत सारी चीजें जो जानी है, इसीलिए कहा न्यू डायमेंशंस, जैसे कि एक्सरसाइज करना, आहार में परिवर्तन लाना, ये बातें हम जानते हैं। अब आज मैं आपको कुछ और नई बातें, वो जो नए पहलू है इसमें इंपॉर्टेंट, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मन जो हमें बीमार करता है वही मन हमें स्वस्थ भी कर सकता है अगर मन का सही उपयोग किया जाए। यह मानी हुई बात, कोई भी आप डॉक्टर को भी पूछेंगे तो बताएगा कि एटलीस्ट 60 to 70% जो बीमारियां है वो मेंटल टेंशन से ही होती है। और कुछ पिछले सालों में तो ऐसी रिसर्च हुई है कि स्पेसिफिक इमोशंस आपको स्पेसिफिक बीमारी को बढ़ावा दे पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो लोग ईर्ष्यालु है उनको एसिडिटी, स्किन की बीमारियां ज्यादा हो। जो लोग एकदम परफेक्ट चाहते कि चीजें परफेक्ट, थोड़ा भी यहां से वहां होगा तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, खुद भी सब चीजें दूसरों से भी परफेक्ट करने का आग्रह रखते हैं, उनको भी माइग्रेन, हृदय रोग होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। जो लोग जीवन में दुखी है उनको पेट की समस्याएं बढ़ती है, एक पूरा इरिटेबल बावल सिंड्रोम। ये जो लोग अंदर से, मैंने देखा है कि दे आर अनहैप्पी, दुखी है ये लोग, तो उनको ये समस्या ज्यादा हो सकती। भले और भी कारण है, ये तो एक इससे ये समस्या स्पेसिफिकली थोड़ी बढ़ सकती है। जो अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं उनको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। हेंसेल कि जिन्हें फाउंडिंग फादर माना गया है स्ट्रेस रिसर्च के, उन्होंने किताब में लिखा है कि अगर आप किसी को माफ नहीं कर पाते हैं, इन अ स्टेट ऑफ नॉट फॉरगिविंग, कैंसर होने की संभावना भी बढ़। तो ऐसे विशेष इमोशंस विशेष बीमारियां निर्माण करते हैं, और ऐसे कुछ इमोशंस की जो आपको स्वस्थ भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन, कि बीमारियां हो ही नहीं। आप देखना कई लोग बहुत स्वस्थ रहते हैं, मैंने भी देखा, अभी मैं थोड़ा बीमार हुआ था बीच में, और 8-10 साल के बाद कुछ बीमारी। तो ऐसे जो लोग जनरली स्वस्थ रहते हैं तो उनमें कुछ बातें कि या तो उनमें सेटिस्फाइड, दे आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, उनमें सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, अगर आप में लव है, तो ऐसे जो पॉजिटिव इमोशन, जो सदैव खुश रहते हैं, जो हैप्पी गो लकी पर्सन है, तो उनको बीमारियां होने की संभावना भी बहुत ही कम हो जाती है। तो यह बात हुई इमोशंस। अब इस बात पर भी हम आए कि भी एक तो मैं चर्चा करूंगा इसकी कि भी इन इमोशंस को हमें ठीक करना है, और ये भी कि आपको आश्चर्य होगा कि विचारों से भी बीमार आप होते हैं। टेंशन तो एक बात, एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूं कि उससे ये बात शायद आपकी क्लियर हो जाए। कार्ल साइमन टॉर, जिन्होंने कैंसर पर बहुत ही रिसर्च की है, उन्होंने विशेष यही देखा कि कैसे मन के द्वारा हम कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं। तो उनकी सारी रिसर्च में एक उदाहरण आता है, वो कहते हैं कि एक व्यक्ति को कैंसर था, और जब वो उसकी सारी रिसर्च कर रहे थे उसकी पर्सनालिटी के बारे में और सब कुछ, उसके इंटरव्यूज लिए, सब जानकारी प्राप्त की, तो पता चला कि एक कैंसर होने से पहले उसे वर्क प्रेशर बहुत था, इतना वर्क प्रेशर था कि एक बार उसे सीरियस विचार आया, ऊपर ऊपर से नहीं, सचमुच अंदर में इमोशनली उसे विचार आया कि इतना वर्क प्रेशर है, छुट्टी भी नहीं मिल सकती है, इससे अच्छा तो मुझे कोई बड़ी बीमारी हो जाए
तो ये जॉब पे जाने की झंझट छूट जाए, सारा प्रेशर मेरा खत्म हो जाएगा। और थोड़ी देर के बाद उसे कैंसर हुआ। आगे देखिए क्या हुआ कि उसकी ट्रीटमेंट करते थे तो ठीक हो जाता था काफी। जब ऑलमोस्ट ठीक हो जाता था और जब ऐसी स्थिति आती थी कि वापस वो जॉब पर जा पाएगा तो वापस उसको रिलैप्स हो जाता। तो ये हमारा सबकॉन्शियस काम करता है कि सबकॉन्शियस में एक बार बात वो बैठ गई तो। देखो इतिहास में भी एक उदाहरण है, मुगलों का ही उदाहरण है, शायद जो मैं फिगर वो करेक्ट ना भी हो। कहते हैं कि एक मुगल राजा थे और उनका बेटा बहुत ही बीमार हो गया। उनका बेटा बहुत ही बीमार हो गया तो उन्होंने खुदा से यह कहा कि भगवान चाहे तो मेरी जिंदगी ले ले परंतु मेरे बेटे को ठीक कर दे। जैसे बहुत ही इमोशनली उन्होंने कहा कहते हैं। तो धीरे धीरे वो बेटा ठीक होने लगा और ये बीमार हो गए। तो जब तक बेटा ठीक हो गया तो कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु भी हुई। तो ये भी कहेंगे एक प्रैक्टिकल उदाहरण है कि कैसे हमारे थॉट्स है। अगर आपका ये थॉट है कि मुझे बीमार होना है तो बीमार होंगे, थॉट है कि मुझे सचमुच अच्छा होना है तो आप अच्छे होंगे। सिर्फ वो इमोशनली पावरफुल थॉट होना चाहिए। विशेष रूप से कहीं बूढ़े लोग जब बीमार होते हैं तब देखा गया है कि उसके पीछे भाव ये होता है कि जब मैं स्वस्थ होता हूं तो कोई पूछता नहीं है, परिवार के लोग ध्यान नहीं देते, परंतु जब बीमार होते तो सब लोग आके पूछते, परिवार के लोग ध्यान देते। तो यह मनोभूमिका भी कहीं बार उन्हें बीमार कर। तो ऐसे यह मन की स्थिति भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक यह भी शायद आपने भी कहीं सुना होगा, ये प्रैक्टिकल उदाहरण कहा जाता है कि अमेरिका में एक व्यक्ति को कैंसर हुआ और डॉक्टरों ने कहा कि 6 महीने से ज्यादा नहीं जिए। तो उसने भी सोचा कि अगर अभी 6 महीना ही जीना है तो एंजॉय करो। उसने अपना सब कुछ घर आदि प्रॉपर्टी बेच दी, पैसे इकट्ठे कर लिए और फ्रांस के एक छोटे से टापू पे जाके रहने लगा। वह एक नेचुरल टापू था, पूरा नेचुरल सब कुछ था। वहां रिलैक्स करता था, वॉकिंग करता था, एंजॉय करता था, खेलता था, क्योंकि अभी तो कुछ करना तो था नहीं। तो एक्सरसाइज होगी, वॉकिंग होगा, वहां का वातावरण भी अच्छा था, नेचुरल खाता था। तो 6 महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे 6 साल बीत गए, ऐसे करते करते 40 साल बीत गए, उसे कुछ नहीं हुआ। फिर उसको विचार आया, उसने सोचा कि जाके उन डॉक्टरों को बोलना चाहिए कि आप लोग सब रॉन्ग थे। वापस अमेरिका गया, सब अपने डॉक्टरों को ढूंढा, सारे मर गए थे, कोई भी डॉक्टर उसका जिंदा नहीं था। तो यह जो एक रियल स्टोरी है, कई किताबों में आती है, वो प्रूव करती है। इससे क्या बात आती है कि एक तो जब वो टेंशन गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, टेंशन गया, अभी आराम से जीना है, बस रिलैक्स रहेंगे, तो ऑटोमेटिक एक तो रिलैक्स हुआ, उसके थॉट्स पॉजिटिव हो गए, वो नेचुरल वातावरण में जीने लगा। वहां का वातावरण सब कुछ अच्छा था, खाना भी फ्रूट्स आदि सब कुछ अच्छा खाने लगा, वॉकिंग आदि सारा दिन करता था, एक्सरसाइज भी मिल गई, तो ऑटोमेटिक वह अच्छा हो गया। तो ऐसे यह मन की स्थिति, पूरा एक लाइफस्टाइल भी कहेंगे इसको। अब यह बात आती है कि इसके लिए करना क्या है। आप सभी डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट करेंगे, परंतु हम करें क्या। तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि टोटली 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 पॉजिटिव बन जाओ। जीवन में नेगेटिविटी को थोड़ा भी चांस नहीं दो। लोग कहते हैं कि डॉक्टर बोलना बहुत इजी है, करना बहुत मुश्किल है, सही है, परंतु फिर भी हर परिस्थिति में कोई ना कोई छोटा सा तो फायदा जरूर होता है, भले परिस्थिति कितनी न विकराल हो। तो उस छोटे से फायदे को ढूंढ निकालिए। हर परिस्थिति में कोई ना कोई नुकसान भी होता है, कोई भी आप परिस्थिति देखो, परंतु जब फायदा बहुत ज्यादा है और नुकसान कम है तो हम नहीं सोचते, परंतु जब फायदा छोटा सा है और हार्मफुल इफेक्ट बहुत बड़ी है तो हमारे बहुत विचार चलते हैं।
तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, वो छोटा सा भी फायदा ढूंढने का, तो फिर बार बार रिपीट करो। और एक बात को समझना है, पॉजिटिव थिंकिंग मतलब क्या, कि यह मनोभूमिका को बना लो। हो सकता है कि जब समस्या आई तब आपको कोई फायदा दिखाई नहीं दिया, परंतु ये मानसिक स्थिति बनाओ कि भविष्य में कोई फायदा, और ये माना भी गया है। स्टीव जॉब का एक बहुत अच्छा वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि डॉट्स को हम बैकवर्ड जोड़ सकते, फॉरवर्ड नहीं जोड़ सकते। अपने जीवन के कई उदाहरण बताते, मतलब कि जब घटना हुई तब समझ में नहीं आते, आगे चल के पता चलता है कि इससे क्या फायदा हुआ। मैं अपना उदाहरण बहुतों को सुनाता हूं, शायद आपने भी मेरे वीडियो सुने तो सुना होगा, कि जब मैं 19 साल का था, फर्स्ट MBBS में पढ़ता था, तभी मेरे सर के बाल झड़ने लगे। अब सोचिए 19 साल का लड़का, आधा गंजा हो, तो लोग क्या क्या बोलेंगे। वो सब मैंने सहन किया है। जब मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की तब करीब करीब मेरी एज शायद 40 इयर्स की होगी। मित्रों ने कहा था कि कोई ज्यादा पेशेंट नहीं आएंगे। मैं भी मानसिक रूप से तैयार था, परंतु काफी पेशेंट्स आने लगे। थोड़े ही दिनों में बहुत पेशेंट आए। मुझे आश्चर्य होता था कि इतने सारे पेशेंट कहाँ से आते हैं। एक दिन इसका रहस्य पता चला। एक कंपनी सेक्रेटरी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर, लगता है आप हमारे एरिया में सबसे सीनियर साइकोथेरापिस्ट है। तो देखिए, मुझे तो ये जानने में ऑलमोस्ट देखो तो 20 साल से भी ज्यादा साल लग गए कि टकलू बनने से क्या फायदा। आपको इतना नहीं रुकना पड़ेगा, आपको शायद 2 महीने में या तो 2 साल में ही जो भी नुकसान, कुछ जो भी हानि, उसके क्या फायदे समझ में आ जाए। यह कहा भी गया है कि हर दिए तले अंधियारा होता है, हर अंधियारी रात के बाद उजाला होता है। तनाव में आ जाते हैं लोग मुसीबत को देखकर, पर हर मुसीबत के बाद सुख का डेरा होता है। फिर पक्का कर लो कि मुसीबत आई तो अभी सुख आने वाला है। एक ने एक, ये मैं क्यों हर बार अधिकतर बताता हूं, क्योंकि उसे ना अभी एक स्थिति बनेगी। पॉजिटिव को ढूंढना कई बार बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, तो ऐसे एक तो कई लोग कहते हैं पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते, कम से कम राइट तो सोचो। और राइट क्या है यहाँ पर, कि कुछ भी हो जाए मुझे हेल्दी बनना है। बीमार हो गए तो भी जितना जल्दी हो सके मुझे हेल्दी बनना है। इस पर भी रिसर्च हुई है बहुत सारी बीमारियों में, कि जो पेशेंट वो थोड़े होपलेस होते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, सब डॉक्टर पे छोड़ देते, तो वो जल्दी ठीक नहीं होते। जो पेशेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर को 10 क्वेश्चन पूछते, बोलते मेरे को जल्दी ठीक होना है, वो खुद भी ढूंढते कैसे ठीक होऊंगा, कैसे ठीक हो जाऊंगा, तो वह लोग जल्दी से ठीक होते हैं। तो इसलिए पक्का करो कि मुझे ठीक होना है, वह भी एक पॉजिटिव थॉट। तो दूसरा, कि जो इमोशंस मैंने बताया, इस पर भी काम करना है, क्योंकि इमोशंस बहुत पावरफुल है। इमोशंस को कह सकते E+ मोशन, अर्थात एनर्जी इन मोशन। तो इमोशंस में एनर्जी है, जितना हो सके उतना पॉजिटिव इमोशंस को क्रिएट करो। जैसे कहा भी ना कि क्रिटिसिज्म, जेलसी, सिनिसिज्म, एंगर, नॉन फॉरगिविंग, ऐसी जो भी नेगेटिव जहां पर भी आपको लगे, इमीडिएटली वर्क। अभी वर्क कैसे करेंगे, तो एक तो इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम कहते हैं AMD टेक्निक। ये AMD टेक्निक क्या है, A फॉर एक्सेप्ट। आप एक्सेप्ट करो। आज कई लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। हो सकता है कि वो टोटली नेगेटिव है, परंतु एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं नेगेटिव हूं, तो बोलेगा परिस्थिति नेगेटिव है, मैं तो पॉजिटिव हूं। तो जो कुछ भी एक्सेप्ट करो,
सपोज आपके साथ में बहुत बुरा हुआ, आप किसको भूल नहीं पाते, उसको माफ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम एक्सेप्ट तो करो कि भी मुझे यहाँ हर्ट फील हुआ है, ये बुरा है। आप एक्सेप्ट करेंगे ना तो भी 50% रिलीफ होती है। फिर सेकंड पार्ट है एम इज द मीनिंग विच यू गिव। घटना अच्छी या बुरी नहीं है, परंतु उस घटना को आप मीनिंग क्या देते हैं वह इंपॉर्टेंट है। तो इस पर थोड़ा सा अगर आप वर्क करेंगे तो जो भी टेंशन आया उसको कुछ आप सही मीनिंग दे पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि भी बिजनेस में लॉस हुआ, तो आप ये मीनिंग दे सकते हैं कि शायद इससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, आगे चल के मुझे सीखने को मिलेगा। उदाहरण के रूप में बॉस ने आपको क्रिटिसाइज, आपका बॉस बहुत ही क्रिटिकल है, बार बार गलतियां निकालता है, तो ये भी कि भाई ऐसे बॉस के साथ काम करने में मेरे में परफेक्शन आएगा, छोटी छोटी गलती है उस गलती को भी मैं ठीक कर दूं। ऐसे बहुत सारा मीनिंग आप दे सकते हैं ना, इस पर हम 1 घंटा भी चर्चा कर सकते हैं कि कैसे मीनिंग दे। और तीसरा है नाउ ड्रॉप, जो नेगेटिव इमोशन का प्रेशर है ना उसको ड्रॉप करो। हमारे क्लिनिक में या तो मेरे सेमिनार में मैं प्रैक्टिकली कर, छोटा सा है, परंतु क्या होता है कि जब आप देखते हो ना तो वो याद रह जाता है, जो बातें सुनी हुई है ना वो भूल जाते हैं। उसमें क्या करते, एक बहुत ही हैवी चीज है उनके सर पे रख देते, फिर उनको कहते अभी चलो, थोड़ा चलो, फिर एक्सेप्ट करो कि मेरे सर पे अननेसेसरी 10 किलो का वजन है। फिर दूसरा उसको बोलते हैं कि अभी इसको मीनिंग दो, इसे सोचो कि ये कोई तो इवेंट है आपके सर पे है, और उस इवेंट को अभी कोई सही मीनिंग दो, तो लोग सोचते। फिर उसको कहते हैं अभी इसको नीचे रख दो, अलग अलग रीति से, या तो चलो आप भले धीरे से रखो, जाए तो जोर से फेंको, कुछ लोग जोर से भी फेंकते हैं, तो अच्छा है बेटा कि आपने उसे छोड़ दिया। जितना जल्दी आप उसको ड्रॉप करेंगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। तो ये इमोशंस पे वर्क करना भी बहुत गहरा विषय है, डीप में काम करना चाहिए, तब आप हेल्दी जीवन जी पाएंगे। अब और एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे आता हूं कि जो स्वास्थ्य से महत्वपूर्ण है, कि मन को अलग अलग रीति से उसका डिस्कशन हुआ है। एक अगर आम भाषा हम कहे एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो कह सकते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस हमारे कॉन्शियसनेस का डीपर पार्ट है, वो एक्चुअली कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। जैसे प्रोग्राम होता है ना, भी कंप्यूटर में प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम है वही काम करता है, तो ऐसे ही सबकॉन्शियस वह प्रोग्राम है। सबकॉन्शियस कहेंगे कि ऑटोमेटिक मोड पे है, और आज हम जो कुछ भी करते हैं सारे दिन में, आप देखना आपके जो सारे दिन के विचार भी है, पता है सारे दिन में कितने विचार आते, कहते ऑलमोस्ट 40,000 to 60,000 थॉट आते हैं, और उसमें से मोर देन 90% तो रिपीटेटिव थॉट्स है, दूसरे दिन भी वही विचार आते। तो ऐसे ये जो सबकॉन्शियस है वह पूरा कंट्रोल करता है, कॉन्शियस का थोड़ा ही भाग है। तो जो चेंज लाना है हेल्दी लाइफ के लिए कि मैं बीमार हूं ही नहीं, तो उसको है ना सबकॉन्शियस को चेंज करना पड़ेगा। और सबकॉन्शियस में ना क्या है, कुछ बिलीफ सिस्टम्स है, तो स्वास्थ्य की भी बिलीफ सिस्टम्स लाओ कि मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी जीवन जीने वाला हूं। पर उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा, परंतु अंदर में वो एक पावरफुल बिलीफ सिस्टम भी हो कि आई एम अ रिलैक्स्ड पर्सन, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। मैं मेडिटेशन करता हूं तो ऑटोमेटिक मेरा सबकॉन्शियस अच्छा ही है और मैं पूरा जीवन हेल्दी जीने वाला हूं। तो ऐसे सबकॉन्शियस को चेंज करना, एक तो सबकॉन्शियस में बिलीफ सिस्टम हो जाती है, वो दूसरा कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं। अगर आप ये कहेंगे कि मैं बीमार नहीं होऊंगा,
तो पिक्चर तो बीमारी का ही आता है, और पिक्चर बीमारी का आया तो वो बीमारी अंदर में गई, हेल्थ नहीं गया। आपको ये सोचना है कि मैं हेल्थी हूं, तो इसलिए ऑलवेज सबकॉन्शियस में पॉजिटिव थॉट्स ही दो, हेल्थ के, रिलैक्सेशन के, पॉजिटिविटी के, ऐसे। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल टेक्निक बताता हूं। इट्स अ वेरी गुड, अ पावरफुल टेक्निक, जिसको ऐसे जनरल नाम ही दिया है कि हीलिंग ऑर्गन्स। ये हम बॉडी को हील कैसे करें, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 5A टेक्निक्स, जिसमें 5 ए है। पहला ए है एप्रिशिएट, अपने बॉडी ऑर्गन्स को एप्रिशिएट करो। जनरली अगर आप हेल्थी है तो सबको, परंतु आपको कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज है तो पेनक्रियास को, हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट को, ब्रेन का प्रॉब्लम है ब्रेन को, आंखों का प्रॉब्लम है आंखों को, और वो कितना अच्छा काम कर रहा है ऐसे अप्रिशिएट करो। फॉर एग्जांपल हार्ट है तो अप्रिशिएट करो, हार्ट तुम इतने छोटे से हो, तुम तो कितना अच्छा काम करते हो, सारे शरीर को खून देते हो, हार्ट तुम कितने अच्छे हो, 24 घंटा काम करते हो, 1 मिनट भी आराम नहीं करते। आप सोचो अगर हार्ट 5 मिनट आराम करे तो परम धाम चले जाएंगे। तो हार्ट 1 मिनट 1 सेकंड भी कहे कि वो बीच बीच में आराम करता है, लेकिन वो तो सब लेस देन मिली सेकेंड्स में होता है। तो इसलिए हार्ट की प्रशंसा करो, कोई भी ऑर्गन की। आप कहेंगे कि इससे क्या होगा, देखो इसके पीछे का साइंस बताता। आप सब जानते हैं कि हमारी थॉट्स की पानी पे इफेक्ट होती है। आपने भी वो रिसर्च को पढ़ा होगा। मैं एक आपको नया बताता हूँ, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, या तो हम सब ने फिजिक्स में जब कॉलेज में पढ़ते थे तो इस बात को पढ़ा है, परंतु इस पर हमने ध्यान नहीं दिया कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं एनोनिमस एक्सपांशन ऑफ वाटर। क्योंकि जब कोई भी चीज ठंडी होती है तो वो भारी होती है, कोई भी चीज गर्म होती है तो वो हल्की होती है। जैसे पानी गर्म होगा वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो हल्का होगा ना। परंतु पानी जो है वह जब ठंडा होता है तो उल्टा वो हल्का होता है। क्यों पता है? देखेंगे भी कुदरत की कमाल है। जब पानी जैसे जैसे ठंडा होता है, जब 4 डिग्री से नीचे जाता है तो कहते हैं उल्टा वो हल्का होता है, इसलिए वो बर्फ है पानी पे तैरता है। अगर वो भारी होता तो सारे समुद्र के जीव मर जाते हैं, वो नीचे बैठ जाता, और जो भी मछलियां हैं और जो जीव है वो सारे मरीन लाइफ है ना सब डिस्ट्रॉय होता। परंतु ये भगवान की कुदरत की कमाल है कि भी पानी को भी कॉन्शियसनेस है कि मुझे इन जीवों को बचाना है। इसलिए कहते हैं कि ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर होती है, तो या अनयूजुअल बिहेवियर होती पानी की। तो मैंने इसलिए बताया कि जो आपके थॉट्स है ना, तो बॉडी इज ऑलमोस्ट 79% वाटर, तो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो पहले कहा एप्रिशिएट करो हार्ट को, जो भी ऑर्गन। फिर सेकंड स्टेप है एपोलोजाइज, कि माफी मांगो कि आप बीमार क्यों हुए, क्योंकि आपने कुछ तो गड़बड़ की। जैसे हार्ट है तो आपने गड़बड़ की कि उल्टा पुल्टा खाया, एक्सरसाइज नहीं की, टेंशन लिया, इसलिए हार्ट की तकलीफ हुई। वो भी जैसे पेट की तकलीफ, आपने उल्टा पुल्टा खाया, गलत समय पे सो गए, है ना, ठीक से खाना नहीं खाया, वो कॉम्बिनेशन गलत हो गया, तो इसलिए आपको पेट की तकलीफें हो गई। तो इसलिए पेट की जो भी बीमार है ऑर्गन, उसकी माफी मांगो। सॉरी, पहले तो उसको एप्रिशिएट करो, फिर सेकंड है एपोलोजाइज, उसकी माफी मांगो कि हार्ट प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। अच्छे से कहो, क्योंकि वो सुनता है। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, आई विल रियली लीड एन हेल्दी लाइफस्टाइल।
फिर ये सोचो कि सचमुच उसने एक्सेप्ट, अपने प्यार से दिल से बोला, एक्सेप्ट कर लिया। तो थर्ड है एक्नॉलेज। अभी उसको बोलो थैंक यू, आई लव यू, हार्ट यू आर वेरी गुड, आई रियली थैंक यू, तुम अच्छे हो गए सचमुच। फिर ये है एक्चुअलाइज, फोर्थ स्टेप। अभी एक्चुअली पिक्चर क्रिएट करो कि हार्ट हेल्दी हो गया। वो जो हार्ट की धमनियां है कि जिसमें चर्बी जम जाती है, वो सारी चर्बी धीरे 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 पिघल गई। आपका पेनक्रियाज है, उसको आराम मिल गया। किडनी का स्टोन है, वो डिसॉल्व हो गया। हार्ट का, पेट का अल्सर है, वो हील हो गया। जो भी, एक्चुअली आप हेल्दी सचमुच हो गए। और फुल फेथ है, विजुअलाइज अच्छे से करो। आप अच्छे से विजुअलाइज करो, देखो डेफिनेटली होगा। मैं आपको फिर उदाहरण भी बताता हूँ, पहले स्टेप्स बता देता हूँ कि एक्चुअलाइज। और फिर फिफ्थ अटेन, कि सचमुच आप अच्छे हो गए हैं, आपके रिपोर्ट भी अच्छे आ गए हैं। एग्जैक्टली जैसे ब्लड शुगर का रिपोर्ट अच्छा है, एंजियोग्राफी कराई, वो एकदम क्लियर है। और एक प्रैक्टिकली उदाहरण है, मेरे एक सेमिनार में ही, मैं बंबई में रहता हूं, तो बंबई में बहुत सारे मेरे ऐसे लेक्चर्स आदि होते हैं। तो एक बहन वो मुझे फॉलो करती थी, कहीं जहां भी उसको मालूम पड़ेगा इनका लेक्चर है, वहां पहुंच जाएगी। तो एक सेमिनार में उसने कहा कि ये डॉक्टर को मैंने बहुत बार सुना है, और ये बात जो कहते मैंने आगे भी सुनी, और एक बार सोचा कि पक्का करना है बोलते, कि मेरे लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया था। मेरी लंग की कैपेसिटी थी ऑलमोस्ट 50% के आसपास थी। और मेरे डॉक्टर ने भी बोला था कि कोई दवा इसकी नहीं। मेरे डॉक्टर ने थोड़े कड़े शब्दों में कहा था कि भगवान भी आपकी ये लंग की कैपेसिटी बढ़ा नहीं सकता है, वो ये 50% ही रहने वाली है। अब बोले और खराब ना हो उसके लिए कुछ कर सकते। तो उसने सोचा कि डॉक्टर कहते देखे तो सही, शायद होगा। उसने बहुत पूरा किया, अपोलोजाइज किया, अप्रिशिएट किया, माफी मांगी, और विजुअलाइज भी किया कि मेरी जो लंग्स है वो प्लास्टिक जैसे हो गए, फिर से रबर जैसे हो गए, फिर से वो लूज हो गए, फिर से वो एक्सपांड होने लगे। उसने कहा कि मैंने दिन में बहुत बार किया, क्योंकि इससे मैं बहुत दुखी होती थी। मैंने सोचा थोड़ा भी फायदा हो, 50 का 60 भी हो जाए तो अच्छा है। उसने करीब 3-4 महीना किया, फिर एक बार जाके टेस्ट कराई। तो टेस्ट कराई तो उसकी लंग्स की कैपेसिटी हो गई 80%। वो कहती है मेरा डॉक्टर भी मानने को तैयार नहीं था कि मेरी लंग्स की कैपेसिटी 80%। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। ये आपको यहाँ बिलीफ होनी चाहिए। आपका कैंसर भी ठीक हो सकता है। आज कहीं मेरे भी, हमने कईयों को करा है वो, लेकिन वो जब ठीक होते हैं ना, मेरे एक पेशेंट का सचमुच ठीक हो गया, वो रिपोर्ट लेके गया तो कहते हैं तो स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन है। लेकिन भाई स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन तो 10-20 हजार में, लाख में एक को होता है। हमने करीब ये समझो 100 पेशेंट को कराया होगा, उसमें 3-4 ऐसे पेशेंट से उनका रिग्रेस हुआ। तो सचमुच हमको करना चाहिए। अभी तो टाइम कम है, नहीं तो मेरा भी एक उदाहरण है। मैंने ऐसे करके, मुझे कुछ समय पहले आर्थराइटिस हुआ था, ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, कि हड्डियों के बीच में जो हड्डी होती है ना, वो छोटी हो गई थी। तो अगर ज्यादा समय खड़ा होकर लेक्चर देते थे तो पेन होता था। मैंने पूरा किया, तो अभी मैं 2-2 घंटा खड़े होकर के करता हूं तो भी वह पेन नहीं होता। सचमुच वो थोड़ा तो रिग्रेस हुआ ही है। मेरा एक एक्सरे भी अभी कराया था, उसमें भी वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है। तो कुछ हद तक तो वह रिग्रेस हुआ ही, भले मैंने और चीजें भी की। ये जो मैं बता रहा हूं उसका ये भाव नहीं है कि दूसरा कुछ ना करे। आप अपने ट्रीटमेंट करो, एक्सरसाइज करो, और कोई डाइट में चेंज करने का डॉक्टर होते तो वो भी करो, परंतु यह जो नई बात मैं आपको बता रहा हूं वो जरूर जरूर करें। अच्छा, अभी जो थोड़ा सा टाइम है, हम एक विजुअलाइजेशन टेक्निक करेंगे। हाँ देखो, सब तैयार है? हाँ देखो, सचमुच आप जहां पर भी हो कंफर्टेबली बैठो, है ना। चेयर में जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठे हो तो कंफर्टेबली बैठो। दोनों पैरों को जमीन पे थोड़ी दूरी पर रखिए, है ना। कंधे को भी ऐसे थोड़ा ढीला कर दीजिए।
बल राजयोग का अभ्यास खुली आंखों से भी किया जाता है, परंतु आप चाहे तो आंखें बंद भी, जो पहली बार कर रहे हैं आप चाहे तो आंखें बंद कर सकते। ये सिंपल विजुअलाइजेशन है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा बस आप मेरे साथ करना है। करीब अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स का होगा और ये बहुत अच्छा है, जिसको हम ये भी कहते हैं साइकिक सर्जरी। तो ऐसे शरीर को एकदम हल्का कर दीजिए, एक दो गहरे सांस लीजिए। जब सांस ले रहे हैं ये सोचिए कि आप ऊर्जा को अपने आप में भर रहे हैं। जब सांस बाहर आता है सारा तनाव बाहर आ जाता है। अब सारे शरीर को एकदम रिलैक्स, पूरा बॉडी एकदम हल्का और रिलैक्स। पूरा बॉडी एकदम पानी की तरह हो गया है। पूरा बॉडी एकदम हल्का वाइब्रेशंस वाला रिलैक्स हो गया है। आप इतने हल्के हो गए कि आप उड़ रहे, उड़ते उड़ते आप दूर दूर जा रहे हैं। उड़ते उड़ते आप एक पहाड़ी के पास पहुंच गए हैं। पहाड़ी के बेस में पहुंच गए हैं। वहां के वातावरण का आप पूरा पूरा आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है उस वातावरण में, पूरा इंजॉय कर रहे हैं। आप देखते हैं कि दूर से एक सफेद कपड़ों में एक व्यक्ति आपके नजदीक आ रहा है। जैसे ही वो आपके नजदीक आता है उसका ऑरा देख करके आपको लगता है कि इसके द्वारा मेरी समस्या का पूरा समाधान मिल जाएगा। आप उसके पास जाते हैं तो आपको और रिलैक्स्ड और हल्का लगता है। कोई व्यक्ति अपना हाथ आपके सर पे रखता है तो पूरे शरीर में ऐसे शांति के वाइब्रेशंस फैल जाते हैं। पूरा शरीर और ज्यादा हल्का और रिलैक्स हो, जैसे रोम रोम में हल्के वाइब्रेशंस फैल जाते हैं। अब आप उनको कहते हैं कि मेरी यह समस्या है, उसका प्लीज मुझे समाधान बताइए। तो वह कहता है कि आप मेरे साथ पीछे पीछे आइए। जब आप उसके पीछे पीछे जाते हैं तो और रिलैक्स होते हैं। एक एक कदम उठाते और आपका रिलैक्सेशन अच्छा गहरा होता जाता है। वह एक पहाड़ी में गुफा में जाते हैं, आप भी उस गुफा में जाते हैं तो और आपको अच्छा लगता है और आपको रिलैक्स लगता है और गहराई में जा रहे हैं। अंतर मन की गहराई में जा रहे हैं और गहराई में जाते हैं तो वहां एक बड़ा सा हॉल है। उसमें स्टेज पे एक कुर्सी है, उसको सजाई हुई है। वह व्यक्ति आपको उस कुर्सी पे बैठने को कहता है। जैसे आप कुर्सी पे बैठते और हल्के होते हैं और आप रिलैक्स हो जाते। आप आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि राइट साइड में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको आपने दुख दिया था। तो वह समझदार व्यक्ति आपको कहता है कि इनसे माफी मांग लो। तो आप उन सब को एक एक जाकर के उनकी माफी मांग लेते हैं। जैसे ही आप माफी मांगते हैं आप और हल्के होते हैं और रिलैक्स होते हैं। फिर से आप आके बैठते हैं और जब लेफ्ट साइड में देखते हैं तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको दुख दिया है।
जिन्होंने आपका विश्वासघात किया है, जिन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, वे संत कहते हैं कि इनको माफ कर दो। आपका चेहरा देख के उनको लगता है कि आप माफ करना नहीं चाहते हैं, तो संत आपको और समझाते हैं कि देखो, ये आपके ही भले में है। आप इस घटना से मुक्त होना चाहते हो, तो एक ही उपाय है कि इनको माफ कर दो। उसका कोई फायदा नहीं है, पूरा फायदा आपका ही है इसमें। तो आप समझ के उनको सचमुच माफ कर देते। जैसे ही आप उन्हें माफ करते, आप और रिलैक्स होते, आप और हल्के होते। आप सामने देखते हो एक बहुत ही जगमगाती हुई लाइट है, सामने एक दिव्य प्रकाश है, लेजर बीम की तरह वह प्रकाश आपके नजदीक आ रहा है, आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर सारे शरीर में वो फैल जाता है। ये सारी पॉजिटिव ऊर्जा है। अगर कोई ऑर्गन बीमार है तो भी सोचिए, वहां जाकर के उसे पूरा साइकिक सर्जरी की तरह वो नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस ऑर्गन को एकदम हेल्दी कर देता है। उस ऑर्गन को वो एकदम पॉजिटिव, हेल्दी, रिलैक्स्ड बना देता है। डीप एकदम आप एनर्जेटिक फील करते हो, हेल्दी, फ्रेश, पॉजिटिव फील। जैसे हेल्दी होकर के आप धीरे धीरे इनके पीछे गुफा से बाहर आते हो, फिर उनका शुक्रिया मानते हो कि मैं तुम्हें जरूर वापस मिलूंगा, और फिर से उड़ते उड़ते अपने स्थान पर आ रहे हो। बहुत अच्छा लगता है, एकदम हेल्दी हो गए हो, बहुत अच्छा लगता है। और आप वापस अपने स्थान पर आ गए हो। धीरे से आंखें खोलिए, एकदम रिलैक्स है, एकदम पॉजिटिव फील कर रहे हो, रिलैक्स। तो ये छोटा सा अभ्यास था, इसको और लंबा भी आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर सार के रूप में कहे तो मैंने आपको कुछ नई बातें बताई कि कैसे इमोशन सब में दिमाग करते हैं। ओके, थैंक यू। और कैसे हमें थॉट्स को चेंज करना है, अपने इमोशंस को चेंज करना है, सबकॉन्शियस को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये पूरा आप अपने आप भी फॉलो करना। और सचमुच इससे हमें अगर फॉलो करना है तो कम से कम 28 दिन रेगुलरली इस चीजों को आप करो। देखिए आपको रिजल्ट मिलने लगे। एक बार रिजल्ट मिल जाए तो फिर बहुत ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। मोनिका बेन, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर गिरीश। अभी आप लोग जो भी देख रहे हैं, प्लीज अपने क्वेश्चंस हमें भेजिए और डॉक्टर गिरीश से हम पूछ सकते हैं। 2 क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। एक तो डॉक्टर गिरीश आपने बता ही दिया कि पॉजिटिव कैसे बने। आपने बताया कि हम लोग हर चीज के सकारात्मक नजरिए को देखें। कुछ और अगर आप ऐड करना चाहें इसमें तो बता दीजिए। अच्छा, पॉजिटिव कैसे बने इससे? हाँ, जी जी। हाँ, तो जैसे मैंने कहा वो बात भी ठीक ही है, और एक्चुअली तो नई पर्सनालिटी बना लेनी चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग करना मुश्किल होता है क्योंकि उनकी पर्सनालिटी नेगेटिव हो गई है। कितना भी कहो वो नेगेटिव को ढूंढ निकालते। जब हम 1-to-1 सेशंस करते तब हमने देखा है कि कई लोग पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा हो गया है। तो वो एक कहेंगे कि पर्सनालिटी को चेंज करो।
और दूसरा जो ऐड करने की अपने बात कही, मैंने भी कहा था पर डिटेल में मैंने डिस्कस कर पाया कि राइट थिंकिंग करो। मैं बताना चाहता हूं कि राइट थिंकिंग क्या है जी। कि रॉन्ग थिंकिंग क्या है कि भी परिस्थिति है, सपोज परिस्थिति 20% समस्या कर रही है तो 20% ही सोचो, उसको 100% नहीं करो या 90% नहीं करो, हम ऐसा करो। दूसरा जिसको कहा गया है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, मेरी वीडियोस भी है यूट्यूब में इसके ऊपर कि जिसमें मैंने बताया है कि करीब ऑलमोस्ट 20 प्रकार है कि जिससे हम थॉट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मैग्नीफाई करते हैं, डिस्क्वालिफाइंग द गुड, कुछ अच्छा हुआ है लेकिन हम सोचते तो बुरा हुआ। जंपिंग टू कंक्लूजन, हम उस चीज के लिए वेट नहीं करते हैं। ऑल और नन थिंकिंग, व्यक्ति एक्सट्रीम में सोचता है, परिस्थिति ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, परिस्थिति तो डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे है, तो उसको हम सोच। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि जिससे हम रॉन्ग थिंकिंग करते हैं। तो अगर एक बार ये समझ में आ जाए कि मैं क्या रॉन्ग थिंकिंग करता हूं, तो फिर राइट थिंकिंग में उसे कन्वर्ट करना बिल्कुल इजी है। जैसे कि नहीं, मैं एक आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूं जिसको कहा ऑल और नन थिंकिंग। ये मैंने एक एक्सट्रीम एग्जांपल है बट इट्स अ रियल स्टोरी। एक डॉक्टर थे, वो चाहते थे मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, तो उसने वो बेटे को कहा था कि एसएससी में बेटे कम से कम 95% आना चाहिए, तभी स्कोप है कि मेडिकल में एडमिशन मिले। वो बच्चे ने एफर्ट तो की परंतु अनफॉर्चुनेटली उसके 90% आए। तो पिताजी ने बहुत उसको खरी खोटी सुनाई कि तुम बेकार के हो, कोई काम के नहीं, मैं किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता हूँ कि मेरे बेटे के 90% ही आए, तुम कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाओगे, भूल जाओ डॉक्टर बनने का, बहुत कुछ कहा। बच्चा एकदम ऐसे तो साइलेंट में चला गया। माँ बाप ने सोचा कि बिस्कुट से शॉक लगा, इसके कारण ये अभी सुनमुन हो गया, परंतु सच मानिए 2 दिन के बाद वो पागल सा हो गया। कई डॉक्टर उसका इलाज किया, मैंने भी किया था, इतना वो ठीक नहीं हो पाया। वेल एक्सट्रीम एग्जांपल है ऑल और नन थिंकिंग का, परंतु राइट थिंकिंग क्या होता, ये सोचते, भले अच्छा नहीं लगा कि भी हमारा गोल 95 का था, 90% आए, परंतु उसके साथ बैठ के अच्छे से डिस्कशन करते कि बेटे हमारा ये गोल था, देखो आपके कम परसेंटेज आए, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी स्टडी टेक्निक्स को कैसे इंप्रूव करो, हम आपको क्या क्या हेल्प कर सकते हैं। ऐसे अगर इस पर उन्होंने चर्चा करके वो स्ट्रेटेजी को चेंज किया होता तो एचएससी में उसके 92 या 95 जरूर आते। जैसे बहुत सारे तरीके हैं कि जिससे वो रॉन्ग थिंकिंग को हमें राइट थिंकिंग में कन्वर्ट करना चाहिए। हाँ, थैंक यू मनिका। जी थैंक यू। लंबा विषय है लेकिन फिर भी जी थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, एक भाई पूछते हैं कि हम लोग लौकिक फैमिली में रहते हैं, तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, हम घर भी नहीं छोड़ सकते और रिश्तों का बंधन है तो कुछ बोल भी नहीं सकते, और हम लोग सहते भी हैं, फेस भी करते हैं, ड्रामा का भी ज्ञान है, लेकिन इस सिचुएशन में हमें फिजिकल और मेंटल डिस्टरबेंस होता है, जैसे डिप्रेशन, हार्ट बीटिंग एक्सेट्रा, तो हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में? नहीं, अभी इसमें सबसे बड़ा क्या है, जब ऐसी परिस्थिति होती है ना, तो हमें सीखना है, जो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, शॉर्ट में बोलूंगा कि जो भी हमारी बिहेवियर है वो स्पेक्ट्रम के रूप में है। उसके एक कोने में तो है सप्रेशन, कि आप जैसे भी भाई बोल रहे हैं, आप अपनी माइंड को सप्रेस करते रहे हो, और दूसरे एक्सट्रीम में है एंगर या एजिटेशन, वो दोनों खराब है। अगर एंगर हार्ट डिजीज क्रिएट करता है तो सप्रेशन कैंसर कर सकता है, लेकिन सबसे अच्छा है मिडिल पाथ विच इज असर्टिव बिहेवियर जी ना, तो हमें उसको असर्ट करना है। और असर्टिव बिहेवियर क्या है कि माइंड को स्टेबल रख करके अपनी बात बताओ। जैसे भी परिवार में कहा
कोई किसकी चीज पसंद नहीं है तो भले गुस्से में नहीं बोलो, एक तरीका भी होता है, कहते पहले तो उनकी प्रशंसा करो कि तुम ये चीजें अच्छी करते हो, परंतु स्पेसिफिकली तुम्हारी यह चीज ठीक नहीं है, अदरवाइज यू आर अ वेरी गुड पर्सन। इसमें आप थोड़ा सा परिवर्तन कर लो तो बहुत अच्छा है। या तो ये चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते और सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आपने पीसफुली उसको एसर्ट भी किया। आप एसर्ट करेंगे तो बीमार नहीं होंगे और व्यक्ति को भी मैसेज मिलेगा कि कैसे मुझे चेंज करना जी। ठीक। हाँ मोनिका बहन, आप कोई और भी बीच में बोल रहा था। वो बहन ने वॉइस मैसेज भेजा है क्वेश्चन का, तो हाँ, मैं हाँ, उसी को प्ले कर देती हूँ वॉइस मैसेज को। हाँ ताकि ठीक, ओके ओके, टाइम भी सेव होगा। ओम शांति सिस्टर, अभी YouTube पे ऑनलाइन ग्रीश भाई के साथ जो सेशन चल रहा है, मुझे समझ नहीं लग रही कि उसमें मैं क्वेश्चन कैसे सेंड करूं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हेड में ना सिस्ट है, वो जो स्कैल्प के ऊपर, डॉक्टर्स कहते हैं इट्स नॉट हार्मफुल एट ऑल। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब भी था, मैंने निकलवा दिया था। अभी वो जो सिस्ट और छोटे छोटे हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे डॉक्टर, मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हूँ, यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं इनकी कोई मेडिकेशन नहीं होती। तो आई काइंड ऑफ गेट वरीड कि अगर मेडिकेशन नहीं होती तो हाउ मेनी टाइम मैं वो उतना सर बोल्ड करवा के अपने वो सिस्ट निकलवाऊं, ठीक है। तो फिर मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट की, उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं मतलब है। तो आप प्लीज ग्रीश भाई से ये पूछ के बता दें कि मैं अपने कौन से ऑर्गन को सकाश दूं, बाबा से किडनी लेके हील करूं, कि सीधा उन सिस्ट्स पे डालूं कि वो कम हो रहे हैं, या इनका कोई और रीजन होता है बॉडी में कि ये क्यों होते हैं। जैसे लाइक डॉक्टर ने बताया कि मेरी बॉडी में ग्रोथ की टेंडेंसी है, तो जो सिस्ट है स्कैल्प के ऊपर वो काफी बड़ा है, तो जैसे वॉट्स वगैरह भी हाथों पे हो जाते हैं। वो तो मैंने लेजर से ट्रीट करा दिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन बस इस रिगार्डिंग ही है, जो स्कैल्प पे, हेड पे सिस्ट हो जाते हैं। जी, तो मोस्टली ना स्किन रिलेटेड है, तो आपको स्किन को, जैसे सकाश की बात की, स्किन को देनी है। जो मैंने 5A टेक्निक बताई, तो उसमें भी स्किन की प्रशंसा करो डिफरेंट वे में, कैसे वो परफेक्टली नेचुरल नॉर्मल होता है। और जब विजुअलाइज करना है तो वहां पर ही विजुअलाइज करो कि वो रेस पड़ रहे हैं, और जो स्किन के भी डिफरेंट लेयर्स है एक्चुअली, कि वो वहां से उसको रूट से ही सिस्ट को ठीक कर रहा है और वो सदा के लिए नॉर्मल हो गया। वहां पर उसके जो सिक्रीशंस है, जो ये सिक्रीशंस आर देयर इन द स्किन, वो भी मेरे सिक्रीशंस हेल्दी और नॉर्मल हो गए हैं, और सदा के लिए मेरी स्किन जो है वो एक कहेंगे कि क्लियर क्लीन हो गई है ऐसे। तो दैट आल्सो विल वर्क। हाँ जी मोनिका बेन, थैंक यू। जी तो जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, एक छोटी सी और बात कहते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स को कहते हैं, अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, कि वी नीड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नो क्वालिटीज। फॉर एग्जांपल ब्रेन को ज्ञान चाहिए, जैसे स्किन को कहेंगे ना, तो स्किन को पवित्रता चाहिए, बहुत प्यूरिटी के क्लीनलीनेस के, पवित्रता के वाइब्रेशन वो सिस्ट को पहुंचा हो कि वो क्लियर हो रहे हैं और परफेक्टली क्लियर हो गए हैं। हाँ जी मोनिका बेन, थैंक यू गिरीश भाई। अभी जो कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं, तो उसका क्या मेन रीजन है और उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, एक्चुअली डिप्रेशन क्या है कि जब आपके ऊपर कोई प्रेशर आता है, काम का प्रेशर आ रहा है, टेंशन का प्रेशर आया, फाइनेंशियल प्रेशर आया, रिलेशनशिप का प्रेशर आया, कुछ भी, जब आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, आपको लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, और जब व्यक्ति जैसे कि मन से टूट गया, इसका मैं सिंपल उदाहरण, जैसे मेरा हाथ है, इसके ऊपर आप वजन रखना शुरू कर दो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 100 किलो, तो एक बार वो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो डिप्रेशन क्या है? माइंड का फ्रैक्चर, कि आप उसको डील नहीं कर पाए। ऐसे तो सिंपल लगता है, तो अभी करना क्या है? करना एक तो ये है कि इसको ना टू मच नो ले,
जैसे अभी जो हाथ के ऊपर कोई प्रेशर वेट रखेगा तो आई कांट डू एनीथिंग, वो रख रहा है, परंतु माइंड पर जो हमने प्रेशर रखा तो हमने खुद ने रखा। उसमें भी आप उसको कोई अलग मीनिंग दे सकते हैं, उसमें भी कुछ पॉजिटिव सोच सकते हैं। जैसे भी कुछ समस्या है कि इससे भी मुझे सीखने को मिलेगा, इससे मैं आगे बढ़ूंगा। प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरी एक फ्रेंड है कलकत्ता में कि भाई वो बहुत ही स्मार्ट, बहुत समय पहले की बात है, बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट थे, लेकिन एक बार उनको जॉब से निकाल दिया। तो कहते पहले तो मुझे थोड़ा फील हुआ, लेकिन मैंने जल्दी से होश संभाला और फिर सोचने लगा क्या क्या करूं। उसने सोचा मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, बिजनेस क्यों नहीं करूं। तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में बहुत आगे बढ़ गए। एक मेरे लेक्चर उन्होंने कहा कि अगर मैं जॉब में होता उससे आज मैं शायद 500 गुना ज्यादा कमा रहा। तो मुझे जॉब से निकाल दिया, अच्छा किया कि भी मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो ऐसे वो जो अप्रोच है वो करके हम ब्रेकडाउन में कभी भी ना जाए, चाहे वो पर्सनल बात है, रिलेशनशिप की बात है, फाइनेंशियल बात है। और एक चीज जो जरूरी मुझे लगता है, जिनको भी डिप्रेशन होता है, हमारे पास भी जो लोग आते हैं, उनकी ना सेल्फ एस्टीम में ही कमी है। They don't know accept themselves as they are. अगर व्यक्ति अपने आप को एक्सेप्ट करने लगे, सेल्फ एस्टीम जिनका अच्छा है, उनको भी डिप्रेशन बहुत कम होता है। और जरूरत पड़े तो मैं एक छोटा सा ऐड करना चाहता हूं कि भी साइकोथेरेपी करना या तो इवन मेडिसिन भी लेना बुरा नहीं है। आज लोगों में यह मान्यता है कि साइकेट्रिस्ट के पास गए तो मैं पागल हूं, है ना। पागल नहीं हूं। डिप्रेशन वो एक नॉर्मल बीमारी है और आज तो इतना बढ़ रहा है। इंडिया में हमने देखा ऑलमोस्ट 12% है डिप्रेस, मतलब 100 में 12 लोगों को डिप्रेशन है। भले उनको कईयों को मालूम नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, परंतु अगर उनके टेस्ट की जाए तो ऑलमोस्ट 100 में 12 लोगों को डिप्रेशन है। तो उसका इलाज हो सकता, और ये दवाइयां खराब नहीं है। स्पेशली डिप्रेशन में जो दवाई है ना बहुत लंबी नहीं चलती। जो और बीमारियां, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, उसमें हो सकता है दवाइयां लंबी चले, परंतु जो डिप्रेशन में बीमारियां वो लंबी नहीं चलती है। एक प्रॉपर डॉक्टर से लेकर के आप दवाइयों को लो तो आप ठीक भी हो जाते हैं। और एक कारण क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं ना किसको बोलते नहीं, जो लोग अच्छे नहीं हुए वो हमको दिखाई देते और हमें लगता है कि ये बीमारियां ठीक होती हैं। परंतु डिप्रेशन में अगर कोई मेरे से ठीक से इलाज कराए तो ऑलमोस्ट 95% क्योर हो जाते हैं। ठीक है ना। ओके, थैंक यू। जी जी, थैंक यू डॉक्टर गिरीश। ये एक क्वेश्चन आया है एक बहन का कि उन्हें वर्टिगो की प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई मेडिसिन नहीं है इसकी, तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? हाँ नहीं, तो अभी अगर उन्होंने जैसे मिडिल ईयर प्रॉब्लम कई बार होता है, अगर वो नहीं है, वो ये बोले कि फिजिकली यू आर ओके, देन यू शुड रियली थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंजाइटी। आज बहुतों को एंजाइटी, हमने कई पेशेंट को ट्रीट किया, बहुत अलग अलग फिजिकल, जैसे आई स्पेशल, क्या ईयर स्पेशलिस्ट के पास गए, ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास गए, सबने कहा कि वे सब नॉर्मल है। तब फिर वो साइकोथेरेपिस्ट के पास गए, साइकेट्रिक सेंटर में गए, और जब ट्रीटमेंट की तो एकदम उनके एक ने तो कहा कि मुझे आश्चर्य होता है, मैं तो सोच रहा था सब फिजिकल है, लेकिन कहीं मेरी एंजाइटी की वजह से, मुझे जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है उससे ये हो रहा था, किसी से आपकी थेरेपी से या थोड़ी सी मेडिसिन से मैं ठीक हो गया। तो उस पर भी थोड़ा सा सोचना है ना। अगर फिजिकल एस्पेक्ट्स क्लियर हो गया है ना, तो इस एस्पेक्ट पे हमें जरूर आना चाहिए। फिजिकली अगर सोचना है तो और एक चीज है जिसको कहा है पोस्चरल हाइपोटेंशन, कि जब व्यक्ति नीचे बैठ के, जैसे कुर्सी से या नीचे बैठा और खड़ा होता है, तब उससे चक्कर आने लगता है, तो वो अगेन फिजिकल प्रॉब्लम है कि जिसकी फिजिकल ट्रीटमेंट हो सकती है। तो फिजिकली सब कुछ कर लिया गया है, तो ये साइकोलॉजिकल एंजाइटी के पर्सपेक्टिव से जरूर सोचना चाहिए। थैंक यू सिस्टर। जी थैंक यू डॉक्टर गिरीश।
कोई और क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर आपसे हाँ, मेरा email है, you can give my email also. हाँ जी, आप बता दीजिए. If you wish you can have. No, it's very simple. सब small है, drgirishpatel@gmail.com. तो physically सब कुछ करेंगे जी. हाँ, और फोन नंबर भी चाहे तो आप कभी फोन भी कर सकते हैं जी. If you won't know, you have my number, you can share that number. जी. If someone, they can ask you in fact. Thank you, Dr. Girish. Yeah, thank you. Sorry. जी, थैंक यू डॉक्टर गिरीश. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकाला. और मैं सबको ये भी बताना चाहूँगी कि डॉक्टर गिरीश ने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, अगर आप उनको पढ़ना चाहें. कुछ तो ई बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये ओम शांति मीडिया में ये बुक्स आपको मिल जाएंगी. पॉजिटिव हेल्थ के ऊपर 5 बुक्स लिखी हैं उन्होंने, अलग अलग टाइटल्स के साथ, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कोरिलेट करके भी. तो और उनकी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं जिनसे आप लाभ उठा सकते हैं. तो आप जरूर देखिए, क्योंकि डॉक्टर साहब योग और प्रैक्टिकलिटी और हेल्थ को लेकर के बहुत सारी उनकी टॉक्स अवेलेबल हैं. तो थैंक यू डॉक्टर गिरीश, आप हमारे बीच में आए. और सभी देखने वाले भाई बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया. और अगले संडे को हम अहमदाबाद से चंद्रिका बहन के साथ वेबिनार करेंगे. और बहुत बहुत धन्यवाद सबका. थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. Fitri, are we off Streamline?